अब कनाडा में नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी बन गए हैं। ये 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। उन्होंने एक चीज स्टेटमेंट दी है कि हर प्रोग्राम के अंदर आपको वर्क परमिट मिलेगा आफ्टर स्टडी। कोई भी प्रोग्राम आप करो, जो एलिजिबिलिटी जिसमें बनती थी पहले जैसे होती थी वैसे ही सब में वर्क परमिट मिलेगा। क्या क्या उन्होंने सारी चीजें डिटेल में बताई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। एक अब मेरे को जब प्रोग्राम लेना तो कैसे लेना, मेरे को इस चीज पे बात करेंगे। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर फर्स्ट टाइम आए हो आप, दोस्तों से शेयर करना वीडियो। आप अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त से मेरे को शेयर करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर के अंदर दोबारा इलेक्शन है। आज मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर है, कल को चेंज भी हो सकते हैं। जब तक हमारी परमानेंट रेजिडेंसी की बारी आएगी तब तक कुछ और भी हो सकता है, कोई ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो हमने करना क्या है, अब एप्लीकेशन करूं कैसे? अगर मेरे को स्टार्ट करनी है, अपने बच्चे की एप्लीकेशन करनी है, मैं स्टूडेंट हूं, मेरे को एप्लीकेशन करनी है, मैं कैसे स्टार्ट करूं? सबसे पहले हमने ये समझना है, जो मार्क मिलर थे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर, उसको हटा दिया, अब दूसरे बन चुके हैं। उनकी जगह लेडीज आई है, कोई नहीं। तो हमने समझना यह है कि ये फ्यूचर में जो चीजें जो टाइट हुआ था सिस्टम, उन्होंने पर्टिकुलर एक लिस्ट निकाली थी, उसके अंदर प्रोग्राम निकाले थे भी स्टेम प्रोग्राम वाले बच्चे चाहिए, मेरे को एग्रीकल्चर वाले बच्चे चाहिए। उन्होंने बड़ी सही लिस्ट निकाली थी और उन्होंने ये बताया था कि वहां पे शॉर्टेज किस किस चीज की है, किस किस फील्ड की शॉर्टेज है। अगर आपको अपने बच्चे की एप्लीकेशन करनी है, उसको ऐसे नहीं करना कि कंसल्टेंट पे छोड़ दिया और एप्लीकेशन को कर दिया, कोई भी प्रोग्राम ले लिया। भाई यार 2 साल की स्टडी कर रहे हैं, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, भाई फिर उसके बाद क्या? 5 साल लगवा दिए बच्चे के, 6 साल लगवा दिए, 2 साल और किसी तरीके से वीजा बढ़ा लिया 5 साल के बाद। आपका बच्चा 25-30 साल का हो गया, वापिस आ गया वो, तो फिर फायदा क्या हुआ मेरे को जाने का? यहां से जब जाना है, प्रोग्राम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। टॉप मोस्ट कॉलेज लेने की कोशिश करनी है, टॉप मोस्ट प्रोग्राम लेने की कोशिश करनी है, और प्लान आज से करना है कि फ्यूचर में जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं उसकी बाजार के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रोग्राम लिया और बच्चे को भेज दिया। आज प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा आ गया है जो थोड़ा लीनियंट है और वो हर प्रोग्राम के अंदर वर्क परमिट आफ्टर स्टडी देने को तैयार है। पर हमने अपना बच्चा ऐसे नहीं भेजना। ना तो कोई पैकेज करना किसी कंसल्टेंट के साथ अगर कनाडा की एप्लीकेशन कर रहे हैं, और प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है, एक एक चीज की कमांड रखनी है अपने पास, शानदार कॉलेज और यूनिवर्सिटीज लेनी है, ताकि हमने आज से प्लान करना है कि मेरे बच्चे की फ्यूचर में सेटलमेंट कैसी होगी। इतनी जल्दी जल्दी एप्लीकेशन नहीं करनी, क्योंकि आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर कोई मुश्किल भी हो सकता है, कोई जो दोबारा फिर टाइट कर दे रूल। आपने बच्चे को किसी खराब प्रोग्राम के अंदर भेज दिया तो वो दिक्कत हो सकती है। इन्होंने क्या बोला था पहले? एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, स्टेम प्रोग्राम्स, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट जैसी हाई डिमांड फील्ड में पढ़ाई करनी जरूरी है। ये पहले मार्क मिलर के टाइम में ये था, उन्होंने बताया। हमने ऐसी प्रोग्राम पकड़ के जाने हैं जो सेटलमेंट की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। इनमें से ही प्रोग्राम चूज करने हैं जो बड़े ज्यादा स्ट्रांग प्रोग्राम है, ताकि हो सकता है इसमें से भी कोई लिस्ट में से निकल जाए नाम। इस चीज को भी लेके चलना है। अब एक चीज क्या है, भी मान लो क्या क्या अगर पीजीडब्ल्यू, जब हमने परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना है, वर्क परमिट हमने लेना है, तो उन चीजों के लिए क्या क्या इन्होंने बताया, भी क्या क्या रिक्वायरमेंट पिछली वाली है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। डीएलआई यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ऐसे नहीं भी आपने कहीं से पढ़ लिया तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा। फुल टाइम स्टडी करनी पड़ेगी, पार्ट टाइम स्टडी नहीं चलती, तब वर्क परमिट नहीं मिलता। जो मान लो आपकी स्टडी चल रही है तो उसके साथ साथ आपको अगर 20 आवर्स का वर्क परमिट की परमिशन है, छुट्टियों में आपको 40 आवर्स की परमिशन है, जो यानी कि रूल रेगुलेशन कुछ उसमें प्लस माइनस होता है, उसके हिसाब से उसको फॉलो करना जरूरी है। यह नहीं कि आप जितना मर्जी काम करने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, उतना ही करना पड़ेगा। जब आपकी स्टडी खत्म हो जाएगी या परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाना है, इंग्लिश या आपको फ्रेंच जो स्टडी है, फ्रेंच आप यार साथ की साथ लेके चलो। अगर अभी से कनाडा का प्लान कर रहे हो, अगर आपने आइलेट्स या पीटी का पेपर दे दिया, फ्रेंच आप 25% सीख के जा रहे हो, 50% सीख के जा रहे हो, उसको सीखना शुरू कर दो। यानी कि उन्होंने फ्रेंच को हटा दिया, पर मेरा यह मानना है कि बच्चे को कुछ बेसिक फ्रेंच तो जरूर सीख के जानी चाहिए,
क्योंकि फ्यूचर में जब आपकी स्टडी और जॉब चलती होगी तो आपको हो सकता है फ्रेंच को आप इतना टाइम ना दे पाओ। अगर हो सके तो उसका लेवल 1 2 जो भी लेवल है उसको क्लियर करके जाओ यहीं से वहां जाके, ताकि आपको परेशानी ना हो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। यानी कि फ्रेंच पे भी आपने काम करना है। जिस तरह ही आइलेट्स का पेपर या पीटी का पेपर दे दिया आपने, उसके बाद आप फ्रेंच सीखनी शुरू कर दो। अब ये मत सोचो कि यार अब तो ईजी हो गए रूल। आने वाले टाइम में जो दूसरी कोई सरकार आ जाती है, बदल जाती है, या कोई प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है, तो दोबारा सख्त रूल हो सकते हैं। तो इस चीज को हमने साथ साथ लेके चलना है अगर कनाडा की स्टडी करनी है। अब लास्ट में आप इस चीज को कैसे क्लोज कर रहे हैं, कनाडा की स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कनाडा हर दूसरे बच्चे को एप्लीकेशन करनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि जो आज जॉब कम मिल रही है वहां पे, जो वहां पे जॉब की परेशानी हो रही है एक तो बच्चों को, दूसरा क्या हो रहा है कि रहने के लिए हाउसिंग की दिक्कत हो रही थी। अब लोग डरने लगे हैं, 15-20% 25% से ऊपर एप्लीकेशन नहीं लग रही हैं। अगर अपनी एप्लीकेशन लगाओगे तो आप सेटलमेंट की तरफ पक्का जा सकते हो। पर हमने जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आपको, हर चीज़ को आपको फॉलो करके चलना है, ताकि मेरे को दूसरे बच्चों से कंपटीशन में एक स्टेप आगे रहना, तभी मेरी सेटलमेंट होगी। अगर मैं सोच रहा हूँ भी सिर्फ मैं ऐसी मतलब सिर्फ एक स्टडी पूरी कर ली मैंने, कोई भी प्रोग्राम लेके चला गया हूँ, किसी नकली से कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ और फ्यूचर में सेटलमेंट भी हो जाएगी, वो टाइम निकल चुके हैं सारे। तो इस चीज़ पे स्पेशल फोकस करना है। नमस्कार।